हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में जो हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही थी हिंदी साहित्य की, तो आज उसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जिन लोगों को जहाँ भी कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारी ताकत होती है, हमको पता चलता है आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की ज़रूरत है, आपको कौन से क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, तो मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन और वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो आप सभी से भी नम्र निवेदन है, एक बार हमको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करें। और तो चलिए हम देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। साकेत जो रचना है हमारी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी हुई है। गुप्त द्वारा लिखी हुई साकेत जो हमारे खंड काव्य है इनका, तो उसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 12 टोटल सर्ग हैं। इसका जो राइट आंसर 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले करवा दिया, इसलिए इस पर डॉट लगाया, आप पुराना माने। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पथ के साथी की रचना विधा क्या है। तो जो पथ के साथी है उसकी रचना विधा क्या है, हमको बताना है कौन सी रचना है, कौन सी विधा है। पथ के साथी जो है महादेवी द्वारा लिखी हुई है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी हुई पथ के साथी, जो इनका एक बहुत ही चर्चित एवं बहुमुखी जो इनका साहित्य है वो है रेखा चित्र। इसमें इन्होंने अपने जो छायावाद के जो कवि हैं उनके बारे में लिखा है। उनके जो छायावाद के इनके जो साथी कवि थे और लेखक थे, उनके बारे में इन्होंने इसमें पथ के साथी में रचना की है, चर्चा की है। तो इनका ये एक रेखा चित्र है, तो इसलिए आप लोग सभी याद रख लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। आप लोग सभी जानते हैं जो तुलसी हैं वो हमारे भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और एवं प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं, तुलसीदास जी। तो उनकी बहुत फेमस एक रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में इन्होंने भगवान राम की जो के प्रति विनम्रता व्यक्त की है, उनको भगवान मानकर उनकी विनती की है, तो इसीलिए इसका नाम विनय पत्रिका रखा है उन्होंने। तो ये बताना है कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है, अवधी है, डिंगल है, पिंगल है। वैसे तो तुलसीदास जी अवधी भाषा के महानायक माने जाते हैं, अवधी भाषा के, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो विनय पत्रिका लिखी है वो ब्रज भाषा में लिखी है। इसीलिए इसका एक और अति महत्वपूर्ण एक अंश जुड़ जाता है इस कृति में, तो क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। जबकि राम भक्ति जितनी भी जो साहित्य है राम भक्त का, वो सारा साहित्य हमारा अवधी भाषा में लिखा गया है। लेकिन जो विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है, इसीलिए ये और फेमस हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रकाशित पत्रिका हंस बहुत श्रेष्ठ पत्रिका है, बहुत दिनों से प्रकाशित है। तो जो हंस पत्रिका है उसके वर्तमान में जो संपादक हैं उनको बताना है हमको। वर्तमान में जो इनके हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन हैं। नामवर सिंह हैं, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो इनका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बी, राजेंद्र प्रसाद इनके वर्तमान समय में इनके संपादक हैं। इससे पहले जो थे वो प्रेमचंद जी भी प्रेमचंद ने भी इसका संपादन बहुत समय तक किया है।
तो लेकिन वर्तमान में आजकल राजेंद्र प्रसाद हैं, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि उत्कर्ष का विलोम होगा। आप लोग क्वेश्चन को थोड़े से डीप ध्यान से पढ़े हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं बहुत ही परीक्षा के उपयोगी जो क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से इनको छांट के बनाया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इनको थोड़े से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ भी आएगा और याद भी होगा। तो इसके बाद जो उत्कर्ष का विलोम हमको बताना है, अवनति है, उन्नति है, अपकर्ष प्रकर्ष है और अपकर्ष है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संयोजन है। संयोजन हमको बताना है, इसमें है पूर्वी हिंदी अवधि है। सही बात है, पूर्वी हिंदी अवधि है, तो इसका आंसर ये ठीक है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, पेपर को थोड़ा सा छोटा करेंगे। जो पश्चिमी हिंदी है वो ब्रज भाषा की है, बिल्कुल सही बात है, जो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके बाद राजस्थानी मैथिली की है, ये गलत है, इसको हम काट देंगे, इसका संयोजन नहीं है इसमें। और इसके बाद जो पहाड़ी हिंदी है वो कुमाहिनी है, ये भी इसका सही है। ये भी जो मिलान कर मैच करना है ये भी सही है। अगर सही नहीं है तो वो सी सही नहीं है, ये सब सही हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी नागफनी की कहानी है वो हमारी हरिशंकर परसाई द्वारा ये हास्य लेखक माने जाते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक जो रचनाएं हैं वो बहुत लिखी हैं, व्यंग करके लोगों पर, वर्तमान समय परिस्थितियों के ऊपर व्यंग करके इन्होंने अपनी जो साहित्य लिखा है वो व्यंग्यात्मक कवि के रूप में माने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इनकी जो रानी नागफनी की कहानी है वो हरिशंकर परसाई जी की है। डी आंसर इनका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हमें जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनको हमें बताना है और बताना है कौन सा इनका नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामी इनका नाटक है, सॉरी पेज हमारा। तो जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक हमको नहीं बताना है, इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी इनका है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है, ये मोहन राकेश जी का नाटक है, मोहन राकेश जी का ये प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, काव्यस नाटकम रम्यम, इस युक्ति का अर्थ हमको बताना है। काव्यस नाटकम रम्यम, तो काव्य ये हमें लाइन दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि काव्य से नाटक मनोरम होते हैं, काव्य में नाटक मनोरम होते हैं और काव्य और नाटक मनोरम होते हैं, काव्य में नाटक अधिक लोकप्रिय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हमारा इसका आंसर सही है। जो हमें लाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग काव्य में नाटक मनोरम होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार हम। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि आधुनिक एकांकी के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, वो कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा इनके आधुनिक एकांकी के जो एकांकीकार या फिर एकांकी के जनक कहे जाते हैं, राम कुमार वर्मा को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, अरे यायावर याद रहेगा, ये रचना हमको किस विधा की है ये बताना है। तो ये नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है या फिर
यात्रा साहित्य है, तो इसका जो नाटक रचना है उसका जो विधा है वो है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य है, ये अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ इनका यात्रा साहित्य है। अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ ये प्रसिद्ध वो यात्रा साहित्य है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा 12, आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जो जीवनी है हम लोगों ने सभी ने पढ़ी होंगी जीवनी के बारे में। तो आवारा जो मसीहा जीवनी है वो शरतचंद्र या फिर महात्मा गांधी, राहुल साकृत्यायन, ह्वेन सांग की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा लिखा गया है। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध जीवनी साहित्य है। इसके बाद ही बहुत बार एग्ज़ाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का बिंब होता है। ये कथन हमको बताना है कि साहित्य जो है वो उस देश की जनता की चित्तवृत्ति यानी कि उसका प्रतिबिंब रूप होता है। तो ये कथन किसका है? तो ये हम लोग सभी लोग जानते भी होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बी इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। इसका बी सही है, राइट आंसर इसका बी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए नाम दिया था क्योंकि इस काल में सभी प्रकार के कवि वीर थे नहीं थे, इसमें वीर राजाओं का वर्णन था। इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी। तो इस काल में जो वीरगाथा काल जो हमारा नाम पड़ा था वो वहाँ की जो इसकी प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस काल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रखा गया था इसका नाम। और इसका जो नाम का आधार था वो उस काल की प्रवृत्तियाँ ही थी, वीरकालीन प्रवृत्तियाँ थी, इसीलिए इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति थी, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कबीर भक्ति की किस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? कबीरदास जी हमको बताने हैं किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे या प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये लोग हम लोग सभी जानते हैं भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, सूफी काव्य और संत काव्य। तो जो संत काव्य के थे वो हमारे कबीरदास जी थे और दूसरा था सूफी काव्य उनके जायसी थे। और इसके बाद जो संत काव्य में था वो उसमें रामकृष्ण भक्ति और इसका क्या बोलते हैं राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके दो रूप किए गए थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। तो वो कबीरदास जी जो थे वो संत काव्य धारा के महानायक थे या फिर प्रतिनिधित्व करते थे या प्रतिनिधि कवि थे। तो कबीरदास जी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर संत काव्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय हमें बताना है। तो हमारे जो हमारा प्राचीन जो साहित्य है, पाश्चात्य साहित्य है, उसमें हमको जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में इन सारी संप्रदायों के बारे में लिखा गया है। एक हमारा प्राचीन साहित्य पाश्चात्य साहित्य, एक हमारा भारतीय साहित्य है। तो भारतीय साहित्य में हमारा जो है एक भारतीय साहित्य में हमारा जो भाग किए गए हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के रूप में किए गए हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में इसको संप्रदाय बनाए गए हैं, रीत संप्रदाय और
बहुत सारे संप्रदाय हैं। जब हम इसको पढ़ाएंगे, जो बाद का है भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें आप सभी को काव्य शास्त्र में ये सारे संप्रदाय पढ़ा दिए जाएंगे, पाश्चात्य संप्रदाय पढ़ा दिए जाएंगे और भारतीय का जो संप्रदाय हैं उनको भी पढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करवाते हैं, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो इसका थोड़ा सा इनके थोड़े थोड़े डिटेल ही हम करवा रहे हैं। आप लोग बुरा न माने, अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़्यादा डिटेल से करवाने लगूँगी क्वेश्चन को। और आपका बस हमें सहारा चाहिए, आपके कमेंट हमें चाहिए। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप सभी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो हमारा रीति संप्रदाय के जो संपादक हैं वो हैं बामन जी। बामन जी रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो प्रथम मौलिक कहानी बताना है। यमलोक की यात्रा नहीं है, राजा भोज का सपना नहीं, अनास के उपाख्यान नहीं है। ये हमारी सदन मिश्र द्वारा लिखी हुई है। राजा भोज का सपना लक्ष्मण दास के द्वारा लिखा हुआ है। और इंदुमती, ये हमारा इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा। इंदुमती हमारी प्रथम मौलिक कहानी के रूप में मानी जाती है। ये किशोरी लाल द्वारा लिखी गई है। किशोरी लाल। इधर लिख देते हैं क्योंकि पेज हमारा आगे बढ़ गया था, मैंने उधर लिखा था तो इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ। किशोरी लाल द्वारा लिखी हुई है। 1900 में ये लिखी गई थी। 1900 में लिखी गई थी और ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। किशोरी लाल द्वारा जो लिखी हुई हिंदी की इंदुमती कहानी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो आप सभी लोग इस चीज़ को याद रख लें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार लगा सकते हैं इस पर, तो स्टार लगा लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानी की नहीं है? इसमें प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसकी विशेषता हमको बतानी है। तो पहली है, पेज को हमको आगे, तो हमको बताना है कि प्रेमचंद की जो कहानी थी उनकी कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। यथार्थवादी चित्रण ये करते थे, इनकी कहानियों में बहुत ज़्यादा यथार्थवाद हुआ करता था। कृषक के जीवन का मार्मिक वर्णन ये करते थे, ये भी इनका सही है, ये इनकी कहानियों की विशेषता है। ये अतीत के गौरवमयी चित्रण करते थे क्या? ये नहीं करते थे। अतीत का जो चित्रण था उसका अतीत के गौरवमयी चित्रण को नहीं करते थे ये लोग, प्रेमचंद जी, सॉरी। और पूंजीपतियों के शोषण वर्ग की निंदा करते थे। तो जो इनका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये इनका नहीं करते थे, ये इनके कहानी की विशेषता नहीं थी। सी वाली, सी नहीं था इनका। बाकी ये सारी विशेषताएं इनके कहानियों में पाई जाती थी। यथार्थवाद का चित्रण बहुत करते थे, कृषकों के जीवन का मार्मिक वर्णन बहुत करते थे। इनके हर एक साहित्य में, हर एक कहानी में, हर एक उपन्यास में इनका ये सब कुछ मिलता था। पूंजीपतियों का शोषण, जो पूंजीपति लोग थे वो शोषण करते थे। जो शोषित वर्ग, जो गरीब लोग थे उनका शोषण करते थे, तो उसकी उन्होंने निंदा की है। तो ये भी विशेषता इनकी है। जो नहीं है वो सी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषय संयोजन है? हमको बताना है उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषम संयोजन है। तो हमको यही बताना है क्वेश्चन। वैशाली की नगरवधू तो हमको बताना उपन्यास और उपन्यासकारों का जो संयोजन है, यानी कि जो मिलान है, वो किसका सही है और किसका सही नहीं है। तो वैशाली की नगरवधू प्रेमचंद का उपन्यास है, ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। और दूसरा है गोदान, प्रेमचंद का उपन्यास है, ये सही है।
इसके बाद चित्रलेखा भगवतीचरण वर्मा का है, ये भी सही है। इसके बाद मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, ये भी सही है। तो जो 3 एकदम इनका जो मतलब मिलान है वो बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं है तो ये वैशाली की नगर मधु नहीं है, ये इनका उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमको विषम बताना है, विषम जो है उसको बताना है। इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन वो है छायावाद की समय सीमा क्या है। छायावाद की समय सीमा हमको बताना है 1915 से 1930 है, 1920 से 36 है, 1900 से 1930 है, 1910 से 1930 है। तो इसकी जो राइट समय सीमा है सारे लोगों ने मुकुटधर पांडे के अनुसार जो माना गया है छायावाद की जो समय सीमा है वो है 1920 से 1936। इसी को सब लोग मानते हैं। कुछ लोग 16 से भी मानते हैं, 1916 से 1918 से भी मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सर्वमान्य जो टाइम है वो यही है कि 1920 से 1936 के बाद प्रगतिवाद स्टार्ट हो जाता है और प्रगतिवाद के बाद फिर प्रयोगवाद स्टार्ट होता है। प्रयोगवाद के बाद 36 से 43 में प्रयोगवाद आ जाता है और 43 से 54 में हमारी आ जाती है नई कविता। तो इस प्रकार से जो काल विभाजन हुआ है वो एक बार जब पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे एकदम सही से डिटेल से। अभी सिर्फ क्वेश्चन मात्र हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज इतना ही। थैंक यू।